अगर आप कहीं गलत देख रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं गलत हो रहा है, तो उसके लिए आपका बोलना, लोगों को सजग करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और जो व्यक्ति इस ज़िम्मेदारी को निभाता है वो साधुवाद का पात्र भी बनता है। जब आप किसी ऐसे बड़े ब्रांड पर सवाल करते हैं जो आध्यात्मिक परिवेश से होता है या तंत्र मंत्र के क्षेत्र से होता है, जहाँ पर उनके हजारों लाखों अनुयायी होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, तब वो फॉलोवर्स, उनके अनुयायी आप पर सवाल भी करते हैं और कभी कभार आपको धमकी भी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका स्वागत। आज मैं जिस प्रसंग की बात कर रहा हूं वो प्रसंग अप्रत्यक्ष रूप से तंत्र मंत्र के एक दरबार से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से एक कथावाचक के सवाल का आधार बना करके ये विश्लेषण करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी हां, हम बात करेंगे करौली सरकार कानपुर के गुरुजी श्रीमान भदौरिया जी पर जो सवाल उठाए गए हैं उत्तर प्रदेश के ही कथावाचक प्रशांत महाराज जी के द्वारा, उन पर बात करेंगे। प्रशांत महाराज जी के कुछ वीडियो मैंने सुने, उसमें उन्होंने बड़े शालीन अंदाज में, और चूंकि कथावाचक है तो कथावाचक के बोलने का अंदाज बड़ा धीमा, बड़ा विनम्र और समझाने के हिसाब से होता है, तो फिर उस अंदाज में उन्होंने जो तथ्य और जो सवाल उठाए हैं उनमें कुछ पर सहमति बनती है, लेकिन बात वहीं पर आकर खड़ी होती है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सर्वजन हिताय उठा रहे हैं या फिर अपने निजी, व्यक्तिगत, अपने समाज, अपने वर्ग के हितार्थ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप सर्वजन हिताय की बात करते हैं तो फिर वो बात सर्वजन के रूप से स्वीकार की जाती है, लोग आपके साथ भी आते हैं। लेकिन जब आप किसी वर्ग विशेष के लिए बोलते हैं या अपने वर्ग के लिए या अपने लाभ के लिए बोलने की कोशिश करते हैं तो बात कहीं न कहीं समझ में आ जाती है, और आपके जो सवाल होते हैं वो सवाल फिर आपके हित के उस दायरे में ही कहीं न कहीं खो जाते हैं। मेरा सवाल कथावाचक जी से है, और मैं कथावाचक जी से सवाल करने से पहले मैं इस बात पर बिल्कुल सहमति मेरी अभिव्यक्त करूंगा कि इस क्षेत्र में मनोविज्ञान भी काम करता है, और भीड़ को देख करके भीड़ भी आती है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि सड़क पर अगर दो व्यक्ति खड़े हो जाएं और अगर वो आसमान की तरफ देख करके सिर्फ ये बोलने लग जाएं कि देखो क्या दिखता है, देखो क्या दिख रहा है, तो उन दो के पीछे एक लंबी कतार लग जाएगी और वो सारे व्यक्ति यही कहते हुए नजर आएंगे कि हाँ वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, और हम इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में शक्तियों का अपना अस्तित्व है। इस ब्रह्मांड में शक्ति को साधने वाले, शक्ति की आराधना करने वाले, उपासना करने वाले, शक्तियों को जागृत करने वाले, शक्तियों की कृपा प्राप्त करने वाले लोग भी हैं, और उनके माध्यम से लोगों का काम भी होता है। समंदर से लहरें उठें और उठकर फिर गिर जाएं, तो फिर समझ में आता है कि सिर्फ लहरें थी, लेकिन समंदर से लहरें उठें और अगर वहीं पे रह जाएं, यानी भीड़ एक बार की आए और उसके बाद भीड़ खत्म हो जाए, तब फिर समझ में आता है कि लोग एक बार बातों ही बातों में भीड़ को देख करके आ गए,
ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन भीड़ अगर लगातार वर्षों तक बनी रहे और लोग अगर ये कहते दिखे कि हाँ हमारा काम हो रहा है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और एक और बात प्रशांत जी महाराज जी ने कुछ वीडियो के संदर्भ में कही कि लंबाई बढ़ा देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। हाँ, मैं आपकी इस बात से, इन सवाल से सहमत हूँ। बड़े अतार्किक लगते हैं। कुछ महाभारत के पात्रों को भी बुलाया गया था, वो वीडियो भी कई लोगों को अतार्किक लगा था। बेशक कुछ अतार्किक घटनाएं हैं, कुछ अतार्किक दृश्य हैं जो जिन पर सहमति नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है, सारा भ्रम है, कुछ नहीं होता, ये नहीं कहा जा सकता। प्रशांत जी महाराज जी ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर जो सवाल बनते हैं, वैसे देखा जाए तो 2020 के दौर में जब बड़े दरबार टकराए थे अपने क्षेत्र विस्तार की एक प्रतिस्पर्धा में, उस वक्त जब मैंने अपनी बात कही थी और उसके बाद 2 वीडियो देने के बाद पब्लिक हमारे साथ जुड़ गई थी, पीड़ित लोगों ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी थी। इस संदर्भ का सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि यहाँ के पीड़ित लोग घुटते रहते हैं, वो अपनी बात कह भी नहीं सकते। साधक से, गुरु से अगर बार बार कहते हैं तो कई बार साधक गुरु खींच करके उन्हें धमका देता है और उन्हें फिर डर लगने लगता है कि कहीं ये गुरु जी फिर तंत्र मंत्र न कर दे। कई बार साधक ये भी कह देते हैं कि तुम्हारी सारी चीजें वापस भेज दी जाएगी। तो लोग बड़े डर जाते हैं और स्वाभाविक है कि जो पहले से दबा हुआ हो, डरा हुआ हो, वो फिर नया जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। भगवान सबको बचा करके रखे, हम तो यही कामना करते हैं। प्रशांत जी महाराज साहब, आपको बोलना था तो इस संदर्भ में बोलना था। यह संदर्भ बहुत गंभीर है और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस वक्त हम बोले थे उस वक्त बहुत सारे लोग हमारे साथ अपने दर्द को अभिव्यक्त करने के लिए बोले थे और चूंकि पब्लिक साथ बोली थी, जमाना साथ बोला था, तो उस वक्त जिन जिन के खिलाफ भी बात हुई थी, जिन जिन के खिलाफ आरोप लगे थे, उन्होंने आंकलन किया, मूल्यांकन किया और अपने दरबार की गतिविधियों को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से किया। अपने व्यवहार में कहीं कहीं कोई आरोप लग रहा है तो उसमें भी सुधार किया और ये अच्छी बात है, हमने इसका स्वागत किया। प्रशांत जी, आपने कई वीडियो दिए। आपके वीडियो देने के बाद कितने लोग करौली सरकार से पीड़ित, जो ये कह रहे थे कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारे रुपए लग गए, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हमारा कोई समाधान करवाइए, ऐसे कितने लोग आपके पास आए? क्योंकि आपके जो वीडियोस में मैंने 2-3 वीडियोस देखे हैं, उनमें तो कहीं ऐसा प्रसंग नहीं था। अगर कहीं ऐसा प्रसंग आया है और आपने उन लोगों की आवाज को उठाया है तो अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ सवाल उठाने से काम नहीं चलता। सवाल उठाने का संदर्भ पूरा तब होता है जब जनता आप पर कर ले और आपको वो सब कुछ बताने लग जाए जो वहां पर होता है, जो उसके साथ घटित होता है। अगर अच्छा होता है तो बात अच्छी जानी चाहिए, अगर लोगों के साथ अन्याय होता है तो फिर बात वो जानी चाहिए। हमें निष्पक्षता के साथ बोलना चाहिए, हमें तटस्थता की भूमिका निभानी चाहिए, हमें किसी को टारगेट भी नहीं करना चाहिए और ये सोच करके भी कि हमको आक्षेप लगाना है इसलिए भी नहीं बोलना चाहिए। कई बार जो बड़े ब्रांड होते हैं उनके खिलाफ बोलने से जो बोलने वाला होता है वो भी कहीं ना कहीं चर्चित हो जाता है, पर वो चर्चा एक बार की होती है। अगर आप चर्चित होने के लिए बोलते हैं या आप अपने हित साधने के लिए बोलते हैं तो पब्लिक बहुत समझदार है, वो समझ जाती है, वो फिर
जब कभी भविष्य में आप बोलते हैं तो फिर वो आपको मोल नहीं देती, वो फिर आपको नहीं सुनती, क्योंकि उनको लगता है कि आप चर्चा में आने के लिए बोल रहे हैं या फिर अपना स्वार्थ साधने के लिए बोल रहे हैं। प्रशांत जी महाराज साहब, आपके 2-3 वीडियो देखने के बाद मेरे मन में कुछ आपके विचारों के प्रति, आपकी शैली के प्रति, आपकी भावना के प्रति कुछ सवाल हुए हैं और मैं बड़े ही विनम्रता से आपको निवेदित करना चाहता हूँ। करौली सरकार के गुरुजी के प्रति इसे मेरा पक्ष मत समझिएगा। मैं न तो किसी का पक्ष लेता हूँ और न ही मैं किसी का बेवजह विरोध करता हूँ। 2019-20 का जब दौर चला था, उस वक्त करौली सरकार के गुरुजी ने मुझ पर आक्षेप लगाए थे, लेकिन कोई आक्षेप अगर आप पर लगा दे, इसका मतलब यह नहीं होता कि जब आपके पास ऐसा कोई समय आए, ऐसा कोई प्रसंग आए तो आप भी उन पर आक्षेप लगा दो। ये स्वस्थ पत्रकारिता की निशानी नहीं होती। अगर आपके तथ्य कुछ ऐसे वजनदार होते, अगर करौली सरकार के पीड़ित लोगों की कुछ जुबानी होती, कुछ उनकी गवाही होती, तो निसंदेह मैं आपके स्वर में अपना स्वर मिलाता। लेकिन मुझे आपके वीडियो सुनने के बाद आपकी भावनाओं में सर्वजन हिताय की बात नहीं लगी। आप अपने समाज, अपने वर्ग और अपने हित को साधने की कोशिश करते दिखे। आपने पहली बात यह कही कि ये अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। आपने एक तरह से आरोप लगाया कि ये पहले शिवसेना में थे, उसके बाद किसान यूनियन में, उसके बाद मेडिकल में और इसके बाद यहाँ आए। तो ये कोई आरोप का संदर्भ नहीं होता, ये कोई आरोप का सवाल भी नहीं होता, क्योंकि इतिहास के पन्ने उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जीवन में पहले बहुत संघर्ष किया है, कई क्षेत्र बदले हैं, कई ठिकाने बदले हैं, कई मुकाम बदले हैं, उसके बाद उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। और आप तो कथावाचक हैं, शास्त्र को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, कुदरत का विधान भी आप मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक डॉक्टरी पढ़ने वाला बच्चा 10 साल डॉक्टरी में लगाता है, पैसा भी खर्च करता है और डॉक्टरी शिक्षा पूरी करने के बाद वो डॉक्टरी का प्रोफेशन नहीं करता। ये विधि का विधान है, इसको लेकर हम किसी पर सवाल नहीं कर सकते। हाँ, आपने मनोविज्ञान की बात की, आपने लंबाई बढ़ाने वाले वीडियो जैसे संदर्भों की बात की, उन पर हमारी निश्चित रूप से सहमति है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखते हैं जिन पर असहमति बनती है, जो अतार्किक लगते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सब घटनाएं इसलिए घटती है साहब, क्योंकि जो सामने वाला पक्ष होता है वो चाह कर के भी ना नहीं कर सकता, उसको हाँ ही कहना पड़ता है। और मैं सिर्फ ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात सब जगह लागू होती है, कहीं कम लागू होती है, कहीं अधिक लागू होती है। आपने हवन पर सवाल उठाया, आपने हवन सामग्री की कीमत पर बात की, लेकिन आपका ये सवाल लोगों की समस्याओं से संबंधित कम था। आपका सवाल इस बात का था कि ये हवन करने का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मण को है और ये ब्राह्मण का धन है, ब्राह्मण का धन है, तो ये भदौरिया जी कैसे ले रहे हैं। आपके मन में दर्द इस बात का नहीं था कि ये लोगों का पैसा क्यों जा रहा है, इतने रुपए क्यों जा रहे हैं। अगर आपका सवाल लोगों के लिए होता, आम जनता के लिए होता, तो फिर आपका सवाल वजनदार बनता। लेकिन आपका सवाल अपने वर्ग, अपनी जाति, अपने समाज और अपने लिए था, इसलिए वो सवाल आप पर आ गया। और वो सवाल आप पर यह है श्रीमान कि शास्त्र सम्मत बात है कि ब्राह्मण यज्ञ का हवन का अधिकारी है, क्योंकि जो वर्ण बनाए गए हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर काम दिए गए हैं। लेकिन आप ये बताइए, तब तो फिर हमारे सभी सम्मानीय ब्राह्मणों को
फिर यज्ञ और हवन का ही काम करना चाहिए। फिर ब्राह्मण व्यवसाय क्यों करते हैं? ब्राह्मण राजनीति क्यों करते हैं? ब्राह्मण सरकारी नौकरियां क्यों करते हैं? इसका जवाब क्या दीजिएगा? व्यक्ति हवन यज्ञ अपने घर की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए करता है। घर में भी अगर कोई छोटा हवन करता है तो आपके हिसाब से तो ब्राह्मण होना चाहिए। अगर किसी का बजट न हो उस रूप में, तो वो ब्राह्मण की जो शास्त्र सम्मत एक विधान की बात आप कह रहे हैं, वो कैसे पूरी करे? इसका मतलब अगर वो ब्राह्मण की दक्षिणा जुटाने का सामर्थ्य नहीं रखता तो फिर वो अपने घर में हवन भी नहीं कर सकता, उसे यह भी अधिकार नहीं है। शास्त्र सम्मत बात को, विधान को अगर कहीं कहना हो तो फिर दो तरफ से नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए तो एक तरफ से होनी चाहिए। फिर यह भी होना चाहिए कि व्यापार का काम वैश्य वर्ग का है, वो ब्राह्मण का नहीं है। फिर ब्राह्मण व्यापार क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण अगर व्यापार से पैसा कमा रहा है तो वो तो वैश्य समाज का है, वो तो वैश्य धन है, उसको वहां पे दिया जाना चाहिए। तो जब वो धन वहां नहीं दिया जा सकता तो फिर यज्ञ हवन जो कर रहे हैं वो धन ब्राह्मण को कैसे दे सकते हैं? मेरे साथ कुछ ऐसे देवी कृपा प्राप्त लोग हैं जो लोगों का काम करते हैं, ब्राह्मण नहीं है, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों का काम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऊपर वाला उनके यज्ञ हवन की आहुति को, उनकी पूजा को स्वीकार करता है। इसलिए मुझे यहां पर यह संदर्भ बड़ा बेतुका लगा और मुझे ऐसा लगा आप ये जो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में एक वीडियो में ये कहा था कि मैं 2000 से जानता हूं इनको, तो तकरीबन आपका 20-22 साल पुराना आपकी जान पहचान रही है। आपने ये भी कहा कि जो कर्म कांड की प्रक्रियाएं होती थी उसमें वो पहले हमको बुलाते थे, तो जब आप जाते थे, आप उनको जानते थे, आपको ये लगता था कि यहाँ पर भ्रम है, यहाँ पर लोगों के साथ खेल हो रहा है, तो मान्यवर आप इतने वर्षों तक चुप क्यों रहे? आप क्यों नहीं बोले? और अब आप बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि जब तक वो कर्म कांड में आपको बुलाते थे तब तक तो ठीक थे? हो सकता है अब उन्होंने आपको बुलाना छोड़ दिया है, इसलिए अब आप उनकी प्रक्रियाओं पर, उनके दरबार पर, उनकी मान्यताओं पर आप सवाल उठा रहे हैं। और आपने एक और बात कही, आपने कहा ये सनातनी नहीं हो सकते, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। प्रशांत महाराज जी, शास्त्रों का ज्ञान कितने लोगों को है? अगर शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर अगर सनातन का ये व्यक्ति है या नहीं, अगर यह तय किया जाएगा तो फिर मुझे लगता है करोड़ों सनातनियों में से कुछ लाख लोग ही होंगे सनातनी, बाकी के लोगों को आप सनातन से अलग कर देंगे। शास्त्र का ज्ञान होना सनातन की परिभाषा नहीं है। शास्त्रों पर विश्वास होना, सनातन पर श्रद्धा आस्था होनी, यह सनातन का आधार है। और दूसरी बात, आप ये भी कैसे कह सकते हैं कि यह सनातनी नहीं है? हर व्यक्ति अपने अपने रूप में अपने अपने धर्म की, अपनी अपनी परंपराओं की सेवा करता है। अब सनातन संस्कृति के शास्त्रों को मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर मैं कहीं सनातन संस्कृति के पक्ष में, उसके सम्मान में, उसकी मर्यादा में बात करता हूं तो इसका मतलब मैं भी सनातन की सेवा कर रहा हूं। ठीक उसी तरह से करौली सरकार के श्रीमान भदौरिया जी एक बहुत बड़ी सेवा उन्होंने की है और बहुत बड़ी चुनौती वाली सेवा वो कर रहे हैं। उन्होंने एक जागृति पैदा की है कि जो लोग कई ऐसी जगहों पर चले जाते थे, मैं बहुत खुलकर के नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी अपनी मर्यादा है, वहां पर जाते थे और वहां पर जाने के बाद फिर उनके साथ कुछ ऐसा होने लग जाता था, तो उन्होंने सनातन संस्कृति की बात कहते हुए बड़े खुल करके उन्होंने एक जागृति पैदा की है कि आप इन जगहों पर मत जाओ, आप यहाँ मत जाओ, आप ये मत करो। सनातन संस्कृति की सेवा है साहब। और इतने
निर्भीकता के साथ इन्होंने की है। तो ये कहना कि ये व्यक्ति सनातनी नहीं है, ये भी मुझे तथ्य उचित नहीं लगा है। और मैं आपसे संवाद तो करना चाहता था, मैंने आपको फ़ोन भी किया था और मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि आप मेरे चैनल पे लाइव आइए, आपको पूरा स्पेस मिलेगा बोलने का, आप अपनी बात को कहिए, खुल करके कहिए। लेकिन उस वक्त मैंने आपका एक वीडियो सुना था, लेकिन जब आपके मैंने दूसरे तीसरे वीडियो सुने, वहाँ पर जब ब्राह्मण धन की बात आई तो साहब फिर मुझे ऐसा लगा आप अपने वर्ग की, अपने समाज की, अपने हित की बात कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आपके इतने वीडियो आने के बाद में भी पीड़ित लोगों की आवाज़ें आपके साथ नहीं जुड़ी, जबकि आप सनातन संस्कृति में अपनी एक पहचान रखते हैं कथावाचक होने के नाते। आपके अपने भी फॉलोअर्स हैं, आपको मानने वाले भी बड़े लोग हैं। उसके बावजूद लोग, करौली सरकार से पीड़ित लोग आपसे क्यों नहीं जुड़े, या फिर दूसरे दरबारों से पीड़ित लोग आपसे क्यों नहीं जुड़े? शायद इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि आप एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हो, आप ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हो। हम सम्मान करते हैं ब्राह्मण का काम, धार्मिक जो कर्म कांड है सिर्फ उतना ही नहीं है, ब्राह्मण का काम नीतिगत उपदेश भी है, मार्गदर्शन भी है। लेकिन आप ये बताइए, कितने ब्राह्मण सही रूप से ब्राह्मण के तत्व के साथ जुड़े हुए हैं? ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ही यज्ञ का, हवन का अधिकार मिल जाए और फिर वो व्यक्ति चाहे मर्यादा में न रहे, वो व्यक्ति चाहे सनातन संस्कृति की परंपराओं का पालन भी न करे, तो क्या ये वाजिब है? तो कुछ ये सवाल अब आपके लिए बनते हैं। अच्छा लगता आप लोगों की समस्याओं को उठाते, आप पीड़ित लोगों से बात करते, आप कोई विकल्प सुझाते, आप कोई मंत्र का जाप बताते, आप उनके मनोबल को मजबूत करते, आत्मविश्वास को मजबूत करते, जिससे लोग जो इस क्षेत्र का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उससे मुक्त हो जाते। प्रशांत जी महाराज साहब, मैं एक बात मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि ये हमारे देश में तंत्र मंत्र के कुछ नाम, बड़े नाम हैं, ब्रांड हैं। करौली सरकार है, पंडोकर सरकार है, मन्नो भैया जी है, और कथा वाचन के साथ लोगों की समस्याओं के समाधान में वागेश्वर धाम का भी नाम आता है। ये बड़े ब्रांड हैं, इनके बड़े फॉलोअर्स हैं, बड़े अनुयायी हैं। लेकिन इस क्षेत्र में गली गली में लोग काम कर रहे हैं और हो सकता है कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः तंत्र मंत्र के नाम से पाखंड चल रहा है, आडंबर चल रहा है, लोग भयभीत हो रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, लोग डर करके अपनी बात कहीं भी नहीं कहते, प्रशासन के सामने भी नहीं जाते, उस साधक गुरु के सामने भी नहीं जाते। और सबसे बड़ी विडंबना, हमारे देश की महिलाएं कई बार अपने परिवार को बिना बताए यहाँ पर चली जाती है, ऐसी जगह चली जाती है जहाँ पर उनके साथ बहुत गलत भी हो जाता है। मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो ये बात मैं नामचीन जो दरबार है उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इन दरबारों में ऐसी कोई भी बात आज तक नहीं आई। ये एक अच्छी बात है कि इन सभी दरबारों ने महिलाओं का बड़ा सम्मान किया है। ये जहाँ पर अच्छी बात है हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन शहरों में, गाँवों में, गलियों में ऐसे बहुत सारे आडंबर और पाखंड के क्षेत्र के घर चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा होगा। आपको आवाज़ उठानी है तो महिलाओं को जागृत कीजिए, आप उन्हें यह बताइए कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपने परिवार, अगर ससुराल में नहीं कर सकते तो पियर पक्ष में कम से कम ज़रूर कहिए, परिवार वाले लोगों को ज़रूर कहिए, पड़ोस में ज़रूर कहिए, बता करके जाइए। क्योंकि जब आप किसी को बता कर नहीं जाते, उस वक्त ये आपकी कमज़ोरी बन जाती है और उस कमज़ोरी का लाभ कुछ लोग उठा लेते हैं। सर्वजन हिताय आवाज़ उठाइए साहब, अपने वर्ग और समाज की बात सिर्फ मत कीजिए।
जब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कथावाचक गुरु के रूप में जब अपनी बात को कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी बात बोलें जिसमें सारे समाज आए, सभी समाजों को लगे कि हाँ, हमारी पीड़ा के लिए किसी ने बात की है, और तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं होता। अगर उचित तथ्य हो, उचित साक्ष्य हो, उचित पीड़ित लोगों की आवाज़ हो, कुछ भी नहीं चाहिए। लोगों की आवाज़ अगर होती है वो अपने आप में बड़ा तथ्य है, वो बड़ा साक्ष्य है। अगर वहाँ के लोग अपनी बात को कहते हैं तो वो बड़ी बात है। लेकिन आपके वीडियोस में ऐसी आवाज़ें सुनाई नहीं दी, जबकि आपने इनके लिए खूब बोला है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि संदर्भ पर बोलिए, और संदर्भ में जितनी भी विसंगतियां हैं, फिर वो चाहे किसी भी दरबार की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, हमें किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने से कोई लाभ नहीं होना। लोगों को अगर जागरूकता देनी है तो बिना नाम लिए भी दी जा सकती है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति विशेष दरबार के पीड़ित लोग आपसे बात करते हैं तो जरूर उनका नाम जाए, तब लोगों को पता चले। पर आपके विवेचन में अपना हित, अपने समाज का हित अधिक था, इसलिए मुझे आपसे सवाल करने पड़ रहे हैं। और अगर आपकी आवाज में पीड़ितों की आवाज होती तो निश्चित रूप से आपके स्वर के साथ मेरे भी स्वर होते। मुझे विश्वास है कि मेरी बात को आप अन्यथा नहीं लेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो मेरे साथ आप लाइव आ सकते हैं। मेरे सवालों पर आप अपना स्पष्टीकरण देने का आपको पूरा अवसर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो आंकड़न है वो एकदम 100% सही है। हो सकता है आपके सोचने का अंदाज कुछ और रहा हो, लेकिन वो आपका विवेचन, आपका विश्लेषण कहीं सही रूप से आए तो पता चलेगा।